हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है वेद मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस बार के एग्जाम के लिए बिहार मैट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बहुत बार पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में, और आज इसको बहुत अच्छे से हम लोग डील करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। और हाँ, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, शरीर, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, है ना। ये सब एक क्वेश्चन है जो आप बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चन बैंक में जाएगा तो आपको हर साल दिखेगा ही दिखेगा। तो इसमें देखिए, शरीर, नेफ्रॉन और न्यूरॉन, इसका क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। देखिए, क्रियात्मक मतलब हो गया फंक्शन, यानी कि जो कार्य करने वाला जो एक तरीके से इकाई है, और जो उसका संरचना है ना, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका यूनिट है, ठीक है। तो अगर पूछ दिया शरीर का तो हो जाता है कोशिका। क्या हो जाता है? कोशिका। आप लोग पढ़े होंगे क्या हो जाता है? कोशिका, है ना। और अगर पूछ दे कि न्यूरॉन का, किसका पूछ दे? न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन पता है आपको कि जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, जो नर्वस सिस्टम है, उसका क्या है? एक तरीके से यूनिट है ना। तो इसका क्या होगा? न्यूरॉन का, इसका हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र का। किसका? तंत्रिका तंत्र का। तो न्यूरॉन किसका है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र का, है ना। अब देखिए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन रिलेटेड है आपको किस चैप्टर से? एक्सक्रीशन चैप्टर से, जिसको आप लोग बोल देते हैं उत्सर्जन तंत्र, है ना। उसमें हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना। इसका आप लोग को 5 नंबर में बिहार बोर्ड वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये नेफ्रॉन और न्यूरॉन। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, 5 नंबर में भी आता है, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नेफ्रॉन किससे, किस भाग से? तो एक्सक्रीशन चैप्टर से, है ना, उत्सर्जन तंत्र से। और किसका क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है? तो उत्सर्जन तंत्र का। और विशेष रूप से किस अंग का है? तो वो है किडनी, है ना, ब्रिक। क्या बोलेंगे उसको? ब्रिक, उत्सर्जन तंत्र। और पूछा जा चुका है कि ब्रिक जो है, ब्रिक वो किस तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और उसका आंसर भी होता है ब्रिक, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल में, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेफ्रॉन का तो उत्सर्जन तंत्र। चलिए आप ध्यान दीजिए आगे। यहां जो है मलेरिया, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन आता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप लोग जाइएगा देखिएगा, और इसका लिंक आपको मिलेगा जनन चैप्टर से भी। तो देखिए, यहां पूछा कि परजीवी, है ना, क्या बोला? परजीवी, यानी कि जो दूसरे पे आश्रित रह करके अपने जीवन यापन करता है ना। तो मलेरिया एक परजीवी है, मलेरिया का एक तरीके से परजीवी है, और इसका नाम क्या? प्लाज्मोडियम। आप लोग पढ़े होंगे कि एक तरीके से मादा, यानी कि एक फीमेल, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फीमेल एडीज, है ना, फीमेल एडीज। और एक होता है फीमेल एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस। ये सब आपको हिंदी में भी ऐसा ही लिखा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश लिख रहे हैं तो हिंदी में अलग रहेगा, हिंदी में भी ऐसा ही लिखा रहेगा वहां पे भी, तो ठीक है, फीमेल एनोफिलस, है ना। तो ये दोनों एक तरीके से जो कैरियर है ना, यानी कि मलेरिया का और किसका? डेंगू का। तो अगर डेंगू पूछे एग्जाम में तो फीमेल एडिस हो जाएगा, है ना, मॉस्किटो का। और अगर पूछ दे मलेरिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फीमेल एनोफिलस। और यही जो मच्छर का एक प्रकार है वो किसको कैरी करता है? मलेरिया के परजीवी को। उस परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। मोस्ट वाइटल क्वेश्चन है और इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव आपको सब क्लियर हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कवक, यहाँ पे क्या है? फंगी, है ना, कवक जिसको बोलते हैं। तो उसमें कौन सा पोषण होता है? बहुत सारा पोषण पढ़े होंगे, जैसे प्राणियों में, जैसे हम लोग में कौन सा होता है? प्राणी संपोषण, यानी कि बाहर से जटिल पदार्थ लेते हैं और अंदर में उसका सरलीकरण करके हमारे बॉडी सेल के द्वारा उसका एक तरीके से ग्रहण होता है एनर्जी का, है ना। लेकिन अगर हम कवक की बात करें, फंगी की बात करें, तो वो कौन सा पोषण करता है? मृत जीवी पोषण करता है, यानी जो मरा हुआ वस्तु है ना, उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए। तो चलिए, ये हो गया, ये बार बार पूछा हुआ है, ठीक है। और ये भी पूछ देता है कि अब जो है कोई भी एक तरीके से स्किन प्रॉब्लम है, जैसे कि चमड़ा रोग का कोई भी एग्जांपल दे देगा और बोलेगा कि वो किसके द्वारा होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो क्या होता है? कवक, फंगी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मानव, यहाँ पे कोष्ठ का बात हो रहा है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, कोष्ठ जो होता है, कोष्ठ, यहाँ देखिए चैम्बर, जिसको चैम्बर बोलेंगे ना इंग्लिश में, देखिए कोष्ठ, है ना। तो मानव भाग पूछ देगा कि कितने कोष्ठ में बटे हुए थे? 4 कोष्ठ में बटे हुए हैं। ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं हम लोग? अलिंद। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? निलय, है ना। तो दायां अलिंद और बायां निलय। और क्या बोलते हैं? दायां निलय और बायां निलय। तो इसको बटा हुआ है, ऊपर वाले को अलिंद बोलेंगे और नीचे वाले को निलय बोलेंगे। तो पूछ देगा कि मानव में जो है हृदय कोष्ठ कितने भागों में बटे होते हैं? तो 4 भागों में बटे होते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, देखिए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल और हरी पत्ती, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर पूछेगा, ध्यान से सुनो, अगर पूछेगा कि हरा पत्ती क्यों है, किसके वजह से है, तो क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित बोलते हैं। लेकिन अगर पूछ दे, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल
ये जो है कहां से प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये कहां से होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब पूछोगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है, क्या है, एक तरीके से क्लोरोफिल जो है पिगमेंट है, और इसका जो एक तरीके से जहां से प्राप्त होता है वो क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसका एक बेसिक हो गया। और पूछ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट भी कहां रहता है, तो पौधों में वो रहता है, पत्तियों में, ग्रेनालिमा में, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन बैंक से संपर्क करिएगा, पूरा क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो ग्रेनालिमा, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ही हरा, पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है ना। तो इसमें कम से कम 4 या 5 ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है ना। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको जो हम पढ़ाए हैं उसको अपने कॉपी पे लिख ले या माइंड में उसको रिवाइव करते रहे, है ना। अब देखिए यहां पे पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है एक तरीके से नियंत्रण और समन्वय का क्वेश्चन। तो पूछा जाता है कि जो पादप है यानी कि जो पौधा है उसका हार्मोन बताइए जो किस किस एक तरीके से पौधे में कार्य के लिए उत्तरदायित्व रखता है। तो ध्यान से समझिएगा, फल पकाने वाला हार्मोन यानी फल पकाने वाला हार्मोन जो होता है पादप में, वो कौन होता है, तो एथिलीन होता है। कौन होता है, एथिलीन होता है। ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए वृद्धि के लिए जिबरेलिन, ऑक्सिन, और अगर पूछ देगा, मान लो एग्जाम्पल पूछ देगा कि इनमें से सभी, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन रहेगा इनमें से सभी, तो जिबरेलिन, ऑक्सिन और जो भी हार्मोन दिया है तो कोशिश करें कि इनमें से सभी मारने का, है ना। अगर पूछ दिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला पूरा चांसेस है कि इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिले कि सबके प्रभाव को रोकने वाला, यानी कि जितने भी पादप हार्मोन है जो एक तरीके से पॉजिटिव वे में कार्य कर रहे हैं पौधे को आगे बढ़ाने के लिए, उसके वृद्धि के लिए, उसके फल पकाने में, या चाहे उसमें बीज बनने में, उस समय जो मदद कर रहे हैं उसको कौन रोकता है, उसके प्रभाव को कौन कम कर देता है, तो वो एक तरह से विलन के काम कौन करता है, तो एब्सेसिक अम्ल, है ना, एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक अम्ल, है ना। ये पौधों में बहुत एक तरीके समझो ना विलन है, ये सब प्रभाव को रोक देता है। तो बच्चे लोग ये जो हुआ आप लोग का बायोलॉजी का मोस्ट वाइटल पॉइंट, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को मिलेंगे इस बार के एग्जाम में। तो वेद मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़े रहिए, और हाँ, और इसी टाइप का आपको आगे भी जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको इस चैनल पे मिलेंगे। धन्यवाद।